हाँ जी, तो वेलकम बैक गाइस। मेरे हाथ में है सैमसंग गैलेक्सी S23 FE। जी हाँ, ये वही स्मार्टफोन है जिसे आप या तो मेरा बहुत ज्यादा गुड लक बोल लो या बहुत ज्यादा बैड लक। गुड लक इस वजह से क्योंकि इसी फोन की फर्स्ट वीडियो मेरी वायरल हुई थी और मैं आप सभी लोगों के पास बैठा हुआ हूँ, आप सभी लोगों के लिए वीडियो ला पा रहा हूँ। और बैड लक इस वजह से क्योंकि भाई 10,000 रुपए का काफी बड़ा फटका लगा था इसकी वजह से। लेकिन आज वो सारी बातें साइड में रखो। आज मैं बात करने वाला हूँ कि क्या इस स्मार्टफोन को 2025 में लेना वर्थ इट है। इसकी परफॉर्मेंस, इसकी गेमिंग, इसकी बैटरी लाइफ, सारी चीजें, इसकी डिस्प्ले, ओवरऑल सब कुछ कैसा है, आज मैं डिटेल में अपना 1 साल का रिव्यू शेयर करूंगा। और बेसिकली ग्रीन लाइन हटा के, जैसे कि अगर आपके स्मार्टफोन में ग्रीन लाइन नहीं आती तो आपके लिए एक ऐसा ऑप्शन देने वाला है। क्योंकि मैं सर्विस सेंटर में, मैंने एक दूसरे सर्विस सेंटर में विजिट करा था, वहां से मुझे पता लगा कि 100 डिवाइस में लिटरली 1 डिवाइस में ही चांस होते हैं ग्रीन लाइन आने के। चलो वो सारी तो उनकी कहने की बातें हैं। ओवरऑल मैं सिर्फ आपको ग्रीन लाइन हटाकर बताऊंगा कि अगर आपके स्मार्टफोन में ग्रीन लाइन नहीं आती तो आपके लिए 2025 में एक ऐसा ऑप्शन रहने वाला है और सब कुछ इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। चलो आ जाओ, बेसिक से शुरू करते हैं। पहले अनबॉक्सिंग के ऊपर आते हैं। तो बेसिक से शुरू करते हैं। सबसे पहले अनबॉक्सिंग की बात करते हैं। चाहे नया फोन ले लो सैमसंग का, चाहे पुराना, चाहे 2 साल पहले का, चाहे 1 साल पहले का, चाहे 2 दिन पहले लॉन्च हुआ स्मार्टफोन, किसी में भी आपको चार्जर तो देखने को मिलता ही नहीं है। चाहे 10,000 का हो, चाहे 1 लाख का। ये स्मार्टफोन की मैं ओवरऑल अनबॉक्सिंग की वीडियो आप लोगों को दिखाता हूँ। उसके अंदर भी नॉर्मल सैमसंग के बाकी डिवाइस की तरह ही बोरिंग अनबॉक्सिंग एक्सपीरियंस देखने को मिलता है। सिर्फ एक स्मार्टफोन, एक सिम एडेप्टर टूल और एक डाटा केबल देखने को मिलती है, जो कि मेरी 5 महीने में खराब हो गई थी। फिर वो तो 1 महीना बाकी था तो रिप्लेस हो गई। उसके बाद मेरी किस्मत इतनी खराब थी कि 2 महीने बाद वो भी खो गई। सैमसंग ने अडेप्टर ये कहकर हटाया था कि भाई ये वेस्टेज है, इन्वायरमेंटल फ्रेंडली हम होना चाहते हैं, ठीक है भाई। लेकिन जिनके पास अडेप्टर नहीं है उनके लिए तो ये ज्यादा वेस्टेज हुआ ना। इसका बॉक्स भी साथ में आता है अलग से, ये भी तो काफी ज्यादा वेस्टेज है। सैमसंग को या फिर अदर सारी कंपनियों को इस तरीके का ऑप्शन देना चाहिए, जैसे कि अगर आपके पास अडेप्टर है तो आप विदाउट अडेप्टर बाय कर सकते हो, जिसकी वजह से आपके स्मार्टफोन की प्राइस है उसमें से कुछ प्राइस डिस्काउंट हो जाएगा। और अगर आपके पास अडेप्टर नहीं है तो आप अडेप्टर के साथ भी बाय कर सकते हो, जिसकी वजह से आपको थोड़ा प्राइस एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। उसमें क्या होगा, हमें बॉक्स का जो वेस्ट मटेरियल निकलता है ना, जिससे हमारा इन्वायरमेंट को नुकसान होता है, वो बच जाएगा। देखो मैं एक छोटी सी क्लिप लगाता हूं जिसके अंदर आप लोगों को सैमसंग की अनबॉक्सिंग का एक्सपीरियंस हो जाएगा कि हाँ, सब सारी ही सैमसंग के स्मार्टफोन की अनबॉक्सिंग एक्सपीरियंस सेम ही रहता है। तो लुक और डिजाइन से शुरू करते हैं। स्मार्टफोन में ग्रिप कैसी आती है, पकड़ने में कैसा है, ओवरऑल इन हैंड फील कैसे आता है। अगर बैक से बात करें तो गोरिल्ला ग्लास 4 के सपोर्ट के साथ आता है और इसके अंदर जो है वो ग्लास मिलता है, जो कि बहुत ज्यादा प्रीमियम फील देता है। और फ्रंट से अगर आप देखोगे ना तो भाई लिटरली बेजल काफी ज्यादा बड़े बड़े देखने को मिलते हैं। S21 FE के कंपैरिजन में भी ज्यादा बड़े बेजल देखने को मिलते हैं। अब पता नहीं इसमें तो इन्होंने डाउनग्रेड करा है या फिर अपडेट, पता नहीं। तो साइड की फ्रेम भी काफी अच्छे हाथ में ग्रिप देती है। ओवरऑल लुक और डिजाइन में तो एक काफी ज्यादा अच्छी ऑप्शन है ये। अगर देखा जाए तो 2023 से लेकर 2025 में अब तक लेटेस्ट अगर आप S24 FE देखोगे ना तो उसका भी सेम ही डिजाइन है, कोई ज्यादा बड़ा चीज नहीं आया भाई। अगर हम लुक और डिजाइन की बात कर रहे हैं तो भाई मुझे एक बात बताओ, अगर आईफोन काफी टाइम से रिपीटेड डिजाइन निकाल रहा है तो सैमसंग भी तो कुछ टाइम से यही कर रहा है। लेकिन हम आईफोन को ही ट्रोल करते हैं, सैमसंग को तो बिल्कुल भी नहीं। अब पता नहीं ये रील बील ने हमारे दिमाग में क्या बिठा दिया है भाई, जो चीज हो रही है वो तो नोटिस करो। सैमसंग के अगर आप पिछले कुछ ईयर के स्मार्टफोन देखते हो तो उसमें सेम ही डिजाइन है, कुछ ज्यादा बड़ा चेंज नहीं करा। इवन इस साल के S25 में भी सिर्फ कैमरा रिंग बदल दिया है, डिजाइन पूरा सेम ही है। तो अब अगर बिल्ड क्वालिटी के बारे में बात करें तो गोरिल्ला ग्लास 5 आता है, सॉरी मैंने 4 बोल दिया था, गोरिल्ला ग्लास 5 आता है, जो कि एक काफी अच्छी खासी, नाम में तो प्रोटेक्शन ठीक ठाक है। बाकी अगर मैं अपने 1 साल के रिव्यू की बताऊं ना तो अगर आपका स्मार्टफोन कॉर्नर वगैरह से गिरता है तो डेंट आना कंफर्म है 100%, तो केस वगैरह जरूर लगाना। और फ्रंट में भी ग्लास तो भाई हर स्मार्टफोन के लिए जरूरी है। प्लस में IP68 की रेटिंग आती है, लेकिन ये नाम वाम पे कुछ मत जाना भाई। अगर पानी में गिर गया तो कंपनी गारंटी वारंटी कुछ नहीं देती, हाँ पैसे लगेंगे आपके, तो पानी से अपने फोन को बचा के रखो और स्मार्टफोन तक ये जरूर चढ़ाओ। ओवरऑल ये बिल्ड क्वालिटी वगैरह के ऊपर जाया मत करो। बाकी नॉर्मल अगर हाथ वाथ से थोड़ी ऊंचाई से गिर जाता है तो स्मार्टफोन की बिल्ड क्वालिटी ठीक है। देखो बिल्ड क्वालिटी के बारे में एक सीधी बात बताता हूँ, काफी सारे लोगों को पता होगी, हाँ भाई पता है, तुम्हें पता है तो कमेंट में कोई जरूरत नहीं है भाई, जिन्हें नहीं पता वो सुन लो।
अगर आप वो ऐड वगैरह देख के अपने स्मार्टफोन को पानी में गिराते हो या फिर ड्रॉप टेस्ट करते हो तो भाई वैसा कुछ मत करो। कंपनी साइड में बहुत छोटा सा करके लिख देती है कि वारंटी क्लेम नहीं होगी, पर आप इनकी एआई से जनरेट वाली वीडियो देखकर पागल बन जाते हो। और ये इसकी रिव्यू भी है। तो पोर्ट्स और बटन के बारे में बात कर लेते हैं। अगर आप राइट हैंड साइड में देखोगे तो वॉल्यूम अप एंड डाउन एंड पावर ऑन ऑफ बटन, और अगर नीचे की तरफ आप लोग देखोगे तो ये एक स्पीकर ग्रिल है और यहीं पर आप लोगों को टाइप सी पोर्ट देखने को मिल जाता है और 2 माइक्रोफोन देखने को मिल जाता है। लेफ्ट हैंड साइड बिल्कुल क्लीन है और अगर आप ऊपर की तरफ देखो तो एक स्पीकर एंड सिम ट्रे देखने को मिल जाती है। सिम ट्रे जो है तो डुअल नैनो सिम कार्ड है। इसके अंदर आप SD कार्ड स्लॉट नहीं लगा सकते, SD कार्ड स्लॉट नहीं है। अब अगर डिस्प्ले के बारे में बात करते हैं तो 6.4 इंच की एक डिस्प्ले आती है, 120 हर्ट्ज की डायनेमिक एमोलेड 2x पैनल है विद FHD प्लस और 1450 नीट्स की पीक ब्राइटनेस के साथ ये डिस्प्ले देखने को मिल जाती है। अगर ऊपर की तरफ देखो तो बेजल भाई सीधा बताऊं काफी ज्यादा बड़े बड़े बेजल देखने को मिल जाते हैं, जो कि हाँ डिस्प्ले में आप लोगों को अगर शुरू में देखोगे तो नोटिस आप करोगे, आप लोगों को काफी ज्यादा बुरे भी लगेंगे, लेकिन जब तक आपको आदत नहीं हो जाती। कंपेयरिंग टू अदर स्मार्टफोन अगर आप देखोगे ना S24 FEB थोड़ा ज्यादा प्राइस पॉइंट पर आता है इससे, लेकिन उसके बेजल इसके मुकाबले काफी कम है। इसके अंदर लिटरली बेजल तो काफी मोटे मोटे देखने को मिलते हैं। अगर कोई आपको ये बात बोलता है ना कि FE सीरीज जो होती है वो सैमसंग के फ्लैगशिप डिवाइस का एक्सपीरियंस आप लोगों को करवा देती है, तो देखो उसकी बात को हल्के में मत लेना, लेकिन ज्यादा दिल पर ही मत ले लेना। हल्के में क्यों? क्योंकि भाई लिटरली इस स्मार्टफोन की जो डिस्प्ले है इसके अंदर आप 4K 60 FPS तक का कंटेंट तो प्ले कर ही सकते हो। इवन इसकी कलर एंड शार्पनेस जो है ना डिस्प्ले की वो बहुत ज्यादा अच्छी है, डिस्प्ले क्वालिटी अच्छी है, लेकिन उनकी बात को ज्यादा दिल पे क्यों मत लेना, क्योंकि भाई कहीं ना कहीं तो कॉम्प्रोमाइज करना ही पड़ता है। इसी वजह से बेजल काफी ज्यादा बड़े बड़े रखे हैं इन लोगों ने। अब बैटरी के बारे में बात करते हैं। 4500 mAh की बैटरी आप लोगों को इस स्मार्टफोन में देखने को मिल जाएगी, जो कि 2025 के हिसाब से लिटरली मुझे कम लगी। और 25 वोट की ही चार्जिंग स्पीड देखने को मिलती है। अगेन चार्जर बॉक्स में नहीं देखने को मिलता, स्पीड भी मुझे चार्जिंग की स्लो लगी। और इतना ही नहीं, अगर आप लोग इसको स्मार्टफोन को थोड़ा ज्यादा हैवी यूज करते हो तो सिर्फ 1 दिन का ही बैटरी बैकअप निकाल के दे पाता है, और इसका साइज भी काफी ज्यादा है। इस हिसाब से देखते हुए बैटरी बैकअप भी मुझे कम मिला। अगर आप कोई बहुत ज्यादा लाइट यूजर हो तो 1.5 दिन का बैटरी बैकअप निकाल के दे देगा। लेकिन उसी जगह पर अगर आप लोग बैटरी की थोड़ी प्रोटेक्शन वगैरह रखते हो ना, जैसे कि 80% से ऊपर आप लोग बैटरी को नहीं जाने देते या फिर 20% से नीचे आप लोग बैटरी को ड्रेन नहीं होने देते, मेरी तरह बैटरी की प्रोटेक्शन रखते हो, तो आप लोगों को तो 2 बार चार्ज करना पड़ सकता है 1 दिन में। बैटरी का स्क्रीन ऑन टाइम तो मुझे ठीक ठाक ही लगा, क्योंकि 1 दिन में 1 बार तो कोई भी अपने स्मार्टफोन को चार्ज कर ही लेगा। लेकिन बैटरी की चार्जिंग स्पीड है ना वो मुझे लिटरली काफी ज्यादा स्लो लगी। 25 वोट की चार्जिंग स्पीड लिटरली 2025 में कम है। अब यहाँ पर एक ट्विस्ट भी तो है। अगर आप लोग ऐसे यूजर हो जिन्हें सिर्फ सैमसंग का ही डिवाइस चाहिए, तो S23 FE हो या फिर S24 FE हो या फिर इवन S23, इवन S25, इवन लेटेस्ट S25 प्लस भी ना सेम चार्जिंग स्पीड के ही साथ आता है। यस, तो आप लोगों को चार्जिंग स्पीड में ज्यादा कोई मेजर चेंजेस देखने को नहीं मिलेंगे। आप लोग अगर लेटेस्ट स्मार्टफोन भी सैमसंग को कोई बाय करते हो, अनलेस अगर आप लोगों को अगर अदर डिवाइस पर जाना है, अदर कंपनी पर जाना है, तब तो और भी काफी सारे ऑप्शन आप लोगों के लिए रहते हैं। देखो अब OS और UI के बारे में बात करते हैं। भाई One UI मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगता है, और एक बात और, सैमसंग अपडेट करने वाला बहुत ज्यादा अच्छा तो नहीं कह सकते कुछ टाइम को देखते हुए, क्योंकि One UI 7 इन्होंने काफी ज्यादा लेकर आता, लेकिन 4 साल के मेजर अपडेट और 5 साल के सिक्योरिटी पैच अपडेट देखने को मिलते हैं, जिनमें से अब इसे 2 साल की अपडेट बाकी रह गए हैं और 3 साल के सिक्योरिटी लेवल अपडेट आप लोगों को देखने को मिलेंगे। तो ओवरऑल देखा जाए तो अपडेट के बारे में अगर आप लेने वाले हो तो 2-3 साल तक आप लोगों को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और उसका जो UI है ना, लिटरली One UI 7 की बात तो उसका पूरा एक्सपीरियंस ही बहुत ज्यादा अच्छा हो गया है। मैं खुद इसे यूज कर रहा हूँ भाई, बहुत ज्यादा अच्छा एक्सपीरियंस मुझे मिल रहा है। बस थोड़ा सा ये सोचने वाली बात है कि One UI 8 जो है वो S26 अल्ट्रा के साथ ही दे देंगे या फिर S27 तक का वेट करना पड़ेगा। देखो अब अगर सेंसर्स वगैरह की बात करें तो ओवरऑल सारे सेंसर आते हैं। इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिल जाता है, फेस अनलॉक देखने को मिल जाता है, और भाई सारी चीजें अच्छी तरीके से वर्क कर लेती हैं। लेकिन इसका जो डिस्प्ले सेंसर है ना, इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर, वो एक अल्ट्रासोनिक फिंगरप्रिंट सेंसर नहीं है, वो नॉर्मल फिंगरप्रिंट सेंसर है, जो कि मुझे अच्छा नहीं लगा। सैमसंग को अल्ट्रासोनिक फिंगरप्रिंट सेंसर देना चाहिए था। देखो अब अगर मल्टीमीडिया के बारे में बात करें तो मल्टीमीडिया मुझे पर्सनली बहुत ज्यादा अच्छा लगा है, और 2025 में इसका मल्टीमीडिया मुझे अच्छा लग रहा है। क्यों? क्योंकि इसके स्पीकर बहुत ज्यादा अच्छे हैं, डिस्प्ले एमुलेट है सैमसंग की, तो सीधी सी बात है भाई, कलर शार्पनेस वगैरह बहुत ज्यादा अच्छी है, और वाइड वाले एनिमल का सपोर्ट है। तो YouTube में आप HDR कंटेंट देख सकते हो, लेकिन Netflix में अभी HDR नहीं आया है। देखो आप लोगों ने S23 में इसका जो फ्रेम है वो ग्लॉसी फिनिश के साथ देखी होगी, लेकिन
S23 FE में ये प्रॉपर मैट फिनिश आ जाती है, जिसका एक रीजन शायद मुझे लग रहा है ये एक प्रॉपर रिसाइकल मटेरियल है, यानी कि ये रिसाइकल मटेरियल से क्रिएट करी गई है, जो कि काफी ज्यादा इन्वायरमेंटल की तरफ से बहुत ज्यादा अच्छी बात है भाई। ऐसा हर कंपनी को करना चाहिए भाई। अब देखो जब इतनी सारी चीजों के बारे में बात हो ही रही है तो थोड़ा कनेक्टिविटी के बारे में भी बात कर लेते हैं। 5G के सपोर्ट के साथ आ रहा है, वाईफाई 6 का सपोर्ट मिलता है, ब्लूटूथ 5.3 के साथ आता है, डुअल 4G वोल्ट आप लोगों को देखने को मिल जाते हैं और NFC भी देखने को मिल जाता है। ओवरऑल नॉर्मल यूजर को तो ज्यादा इन चीजों से फर्क पड़ता भी नहीं है। क्या मतलब कभी NFC यूज करा है आपने? नहीं बताओ, करा हो तो बात है, नहीं करा तो भाई ओवरऑल सब कुछ इसके अंदर अच्छा है, सीधा बताऊं। ओके सो गाइज, कैमरास, यस, इसकी सबसे ज्यादा हाईलाइटिंग पॉइंट और जो मुझे पर्सनली सबसे ज्यादा पसंद है वो है इसके कैमरास। अब देखो नंबर्स वगैरह के बारे में बात करें तो 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड ऊपर वाला, हाँ ये देखने को मिलता है, और नीचे 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा देखने को मिलता है, और सबसे नीचे 8 मेगापिक्सल का टेलीफोटो लेंस देखने को मिलता है, जो कि 3x जूम करता है, मतलब 3x पेरिस्कोप लेंस है। और ओवरऑल फ्रंट में अगर देखें तो 10 मेगापिक्सल की सेल्फी देखने को मिलती है, जो कि भाई वीडियोस के बारे में बात करूंगा, रुक जाओ, लेकिन सबसे पहले नंबर फोटोज, भाई बहुत ज्यादा अच्छे फोटो करके देता है। देखो मैंने कुछ सैंपल लगा रखे हैं फोटो में, लिटरली इसका कोई जवाब नहीं है। मेरे पास S23 भी है, उसे भी लिटरली टक्कर दे लेता है, हाँ S23 के मुकाबले नहीं, लेकिन एक फ्लैगशिप एक्सपीरियंस तो काफी ज्यादा अच्छा देखने को मिलता है। इसका कैमरा पर्सनली मुझे काफी ज्यादा इंप्रेसिव लगा, मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगा इसका कैमरा, स्पेशली फोटोज एंड वीडियोस दोनों के ही मामले में। क्यों? क्योंकि फ्रंट में 4K 30 FPS नहीं, 4K 60 FPS, बैक में 8K 24 FPS देखने को मिलता है भाई। लिटरली वीडियोग्राफी में अगर हेलो गाइस वेलकम टू माय व्लॉग करने ले रहे हो ना, यानी कि व्लॉगिंग वगैरह के लिए, तो बहुत ज्यादा अच्छा स्मार्टफोन रहने वाला है, बहुत ही ज्यादा, क्योंकि इसके अंदर ओवरऑल सब कुछ देखने को मिलता है। वीडियो के लिए देखो मैं आपके कोई फुटेज वगैरह लगा दूंगा और उस फुटेज से आप लोग प्रॉपर तरीके से आप अंदाजा लगा पाओगे कि किस तरीके का कैमरा आप लोगों को इस स्मार्टफोन में देखने को मिल जाता है। और एक बात मैं आप लोगों को बताऊं, 4K 24 FPS जैसा ऑप्शन ना 30,000 के अंदर में कोई और स्मार्टफोन या फिर कोई और अदर कंपनी ना मुश्किल ही प्रोवाइड करा पाती है। देखो परफॉर्मेंस के बारे में अगर बात करें तो तगड़े गेमर हो तो गेमिंग के लिए स्मार्टफोन तो बिल्कुल भी इस स्मार्टफोन को तो देखना मत, क्योंकि भाई अगर आपने कंटिन्यूसली 1.5 घंटा भी गेमिंग इसके अंदर कर ली ना लिटरली, तो ये स्मार्टफोन इतना ज्यादा हीट होगा, इतना ज्यादा लिटरली आपके मुंह में फट जाएगा। क्यों? क्योंकि इसके अंदर एक्सिनोस का चिपसेट देखने को मिलता है, जो कि आज तक फेमस है अपनी हीटिंग के लिए। हाँ, एक्सिनोस 2200 प्रोसेसर आप लोगों को देखने को मिलता है, जो कि हीट तो 100% करेगा। इवन अगर इसके पिछले कुछ साल के रिव्यू देखे ना, एक्सिनोस के वेरिएंट जो प्रोसेसर होते हैं वो लॉन्ग टर्म में अपनी पावर जो है वो डिक्रीज कर देते हैं, यानी कि लॉन्ग टर्म में एफिशिएंट नहीं होता ये प्रोसेसर, और ये एक सच बात है। लेकिन अगर कोई नॉर्मल यूजर यानी कि गैलेक्सी AI के एक्सपीरियंस करना है या फिर सैमसंग का स्मार्टफोन चाहिए और बजट थोड़ा टाइट है और नॉर्मल चाहिए ना, और लेकिन गेमिंग आप लोग ज्यादा नहीं करते हो, इवन आधे 1 घंटे से ज्यादा ऊपर गेमिंग आप नहीं करते, तब तो बहुत ज्यादा ठीक ठाक ऑप्शन रह सकता है आप लोगों के लिए, क्योंकि एक्सिनोस का चिपसेट है जो कि लॉन्ग टर्म में परफॉर्मेंस डिक्रीज करता है। मैं बताऊं तो एक साल में हाँ थोड़ी बहुत पावर डिक्रीज हुई है, इसकी परफॉर्मेंस को लेकर मुझे थोड़ी शिकायत रही है। हीटिंग इश्यू तो लिटरली बहुत ज्यादा मैंने इसके अंदर फेस करे हैं, लेकिन नॉर्मल यूजर को कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। 1 साल के एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, नॉर्मल यूजिंग में प्रॉब्लम नहीं आएगी, हीटिंग छोड़ के परफॉर्मेंस ठीक रहने वाली है। प्राइस वगैरह के बारे में बात करें तो 30,000 के अराउंड आप लोगों को स्मार्टफोन इस टाइम देखने को मिल जाएगा, जो कि प्राइस पॉइंट ठीक ठाक है। अगर आप लोगों को तो ऑफर वगैरह मिल जाए ना इसके अंदर, यानी कि 28,000 में, तब तो 28 या 27,000 में लिटरली काफी ज्यादा क्रेजी डील बनाता है ये स्मार्टफोन, तो अपने प्राइस पॉइंट को पूरी तरीके से जस्टिफाई करता है। अगर 27,000 में आप लोगों को स्मार्टफोन न्यू बाय करने का ऑप्शन मिल रहा है या 28 में भी, तब तो बहुत ज्यादा अच्छी चॉइस है। अब देखो अगर कंक्लूजन के बारे में बात करें तो बात सीधी सादी है। अगर आप लोगों को OS एंड UI अच्छी डिस्प्ले एंड अच्छा कैमरा वाला स्मार्टफोन चाहिए, स्पेशली आप लोगों को सस्ते प्राइस पॉइंट में गैलेक्सी AI जैसा फीचर एक्सपीरियंस करना है और सैमसंग का कोई डिवाइस चाहिए, तो काफी अच्छी चॉइस रहने वाली है। लेकिन अगर बैटरी अच्छी चाहिए और परफॉर्मेंस तगड़ी चाहिए तो भाई देख लेना। और हाँ, डिस्प्ले में भी 2 ऑप्शन मिलते हैं। अगर डिस्प्ले में ग्रिल लाइन आ गई तो सारे पैसे ही डूब जाएंगे, वरना तो डिस्प्ले काफी ज्यादा अच्छी है। देखो भाई वीडियो दी एंड हो चुकी है, लेकिन मैं आप लोगों को एक बात बता दूं, अगर ये स्मार्टफोन जो है अगर आप लोगों को 27,000 के अंदर मिलता है तब तो बहुत ज्यादा अच्छी चॉइस, ऑफर वगैरह लगा के अगर मिल जाता है तो बहुत अच्छी चॉइस रहेगी, ले लेना। लेकिन वीडियो दी एंड तो हो चुकी है, आप लोगों को क्या काम करना है, सबसे पहले कमेंट में जाओ और फीडबैक दो कि मेरी वीडियो आप लोगों को कैसी लगी, वीडियो में क्या कमी थी। बाकी लाइक सब्सक्राइब शेयर तो आप कर ही दोगे, वीडियो अच्छी लगी है। और हाँ, सब्सक्राइब कर देना, सब्सक्राइब करेंगे एंड बाय बाय।